नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी थॉर्नडाइक पर बात करेंगे। थॉर्नडाइक की बात किया जाए तो आप सभी के पेपर के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। उनका सिद्धांत आप सभी जो जानते हैं, त्रुटोप्रयास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम सभी सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। ध्यान देंगे दोस्त, जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनके प्रयोग पर चर्चा करेंगे कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया। साथ ही साथ बात करेंगे जो इनका यस और बॉन्ड, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच इन्होंने बंध की बात किया था, संबंधवाद की बात किया था, उस पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ हम सभी बात करेंगे इनके जो अधिगम के 3 जो मुख्य नियम थे और 5 जो गौड़ नियम थे, इन पर हम सभी चर्चा करेंगे। तो व्याख्यात्मक तरीके से चर्चा करने वाले हैं। ध्यान देंगे दोस्त, बात किया जाए एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट कोर्स होगा, ध्यान देंगे। साथ ही साथ बात करेंगे 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। और बात किया जाए 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, अगर कुछ दिक्कत हो तो इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। दोस्त, बात करेंगे, सबसे पहले बात किया जाए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की चर्चा करने वाले हैं, जिनके सिद्धांत पर हम सभी चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, एक जो थॉर्नडाइक की बात किया जाए, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और शुरुआत में एक पशु वैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन इनके कुछ समय बाद इन एक मनोवैज्ञानिक बनते हैं। और मनोवैज्ञानिक की बात करें तो इनका बहुत बड़ा योगदान है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो एजुकेशन के फादर के रूप में, एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर के रूप में जाने जाते हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे इनका जो प्रयोग था वह बिल्ली पर इनके द्वारा प्रयोग की जाती है। अभी हम चर्चा करेंगे कि इनका जो प्रयोग किया था, किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया था, उसकी भी बातें ध्यान देने वाले हैं। तो त्रुटि और प्रयास पर का सिद्धांत इन्होंने दिया। प्रयोग की बात करें, बिल्ली पर प्रयोग किया। और साथ ही साथ बात करें अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, जो पेशे से क्या थे, एक पशु वैज्ञानिक थे। पेशे से शुरुआत में पशु वैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक होने के अलावा भी मनोविज्ञान के कई महत्वपूर्ण क्या दिए, योगदान दिए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो दिए ही दिए हैं, लेकिन इनका योगदान मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। आगे चर्चा करेंगे दोस्त, ध्यान देंगे, करा कि थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व का विभाजन। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के, देखिए बहुत अच्छे से, जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उस पर हम सभी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने एक पर्सनालिटी का विभाजन भी किया। और पर्सनालिटी के चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। बात करें, थॉर्नडाइक ने चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को कितने प्रकार से बांटा है, 3 प्रकार से उन्होंने बांटा है। अगर कोई व्यक्ति कहे आपसे, कि जो एग्जामिनर पूछे कि भैया जो व्यक्तित्व के आधार पर थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार से बांटा है, तो आप कह देंगे 3 प्रकार से बांटा हुआ है। एक स्थूल या मूर्त विचारक बोलेंगे, या अमूर्त या सूक्ष्म विचारक बोलेंगे, या प्रत्यक्ष विचारक बोलेंगे। इसमें लिखा है जो जिसमें वही स्थूल और मूर्त में उसमें पाया जाता है, जैसे टीबी रिपेयरिंग वाला, जैसे जो टीबी को रिपेयर करता है उसमें किस प्रकार की जो व्यक्तित्व पाई जाती है, उसमें स्थूल या मूर्त कहीं ना कहीं बड़े आकार और देखने वाली चीजें बनाई पाई जाती हैं। अमूर्त में किस प्रकार की विचारक पाई जाती है, जैसे कवि है या वैज्ञानिक है, इसमें पाई जाती है। और प्रत्यक्ष विचारक में कैसी पाई जाएगी, ऐसे लोग जिन्हें जो किसी सिद्धांत या नियम की संरचना करते हैं, उसमें प्रत्यक्ष विचारक, मतलब इस तरीके से उनमें व्यक्तित्व डेवलप्ड होती है। दोस्त, आगे चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे, करा कि थॉर्नडाइक का, यह भी उन्होंने दिया है, थॉर्नडाइक का अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का नियम। जब आप लर्निंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर स्थानांतरण के प्रकार हैं। स्थानांतरण के प्रकार की बात करें तो उसमें से एक जो उद्गम स्थानांतरण है, उसमें समान आयोग के नियम इन्होंने दिया। मतलब इन्होंने कहा दोस्त कि जहां तक, ध्यान देंगे, अभी आप समझते हुए चलेंगे, अभी उनके प्रयोग पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेन सिद्धांत है त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, उस पर हम सभी व्याख्यात्मक रूप से एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो आपके एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, यहां से एग्जामिनर भी कई बार पूछा है। तो बात किया, थॉर्नडाइक ने कहा भैया जहां तक समान तत्व मतलब समान होते हैं, वहां तक ट्रांसफर होता है। जैसे बात किया जाए, पहले कह रहा है कि पहले जो आपने पहले सीखा है और बाद में जहां जो सीखा है, पहले और बाद के अधिगम में स्थानांतरण बस वहीं तक होगा जहां तक समानता पाई जाएगी। जैसे बात किया जाए, पहले आपने ए बी सीख लिया,
बाद में ए बी सी डी सीखा है। तो समान तत्वों का स्थानांतरण वहीं तो होगा, समान तत्वों का स्थानांतरण वहीं तक होगा। बात किया जाए, जैसे बात करें ए और बी है, क्या है, समान तत्व का स्थानांतरण वहीं तक होगा। जैसे ए बी आपने पहले सीखा है, ए बी का जो आपका समान तत्वों का स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन सी डी आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ध्यान देंगे, जो सी और डी है, सी डी को आपको क्या करना पड़ेगा, सी डी की बात किया जाए, सी डी को बात करें, इसको आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्थानांतरण कहां तक होगा, वह ए बी तक होगा। सिर्फ कहां तक होगा, सिर्फ ए बी तक होगा, क्योंकि ए बी पहले आपने सीखा है, बाद में ए बी सी डी, मतलब स्थानांतरण ए बी तक जो आपने सीखा उसको पहले हो जाएगा, बाद में आपको सी डी सिर्फ सीखना होगा। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था, थॉर्नडाइक महोदय थे, जो आपके एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ध्यान देंगे, थॉर्नडाइक की बात करें, नोट में ध्यान देंगे क्या लिखा गया है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में शामिल जो बक्सा था उसे क्या बोला जाता है, पजल बॉक्स बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान या भी देंगे कि दोस्त अगर पूछ ले एग्जामिनर कि जो थॉर्नडाइक ने बॉक्स प्रयोग किया था उस बॉक्स का क्या नाम था, तो आप कहेंगे पजल बॉक्स के नाम से वह जाना जाता है। आगे बात करें, प्रमुख पुस्तक हैं जो आपकी एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रमुख पुस्तकें की बात करें, जैसे एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक है, एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक है, एजुकेशन ए फर्स्ट बुक, ये तीनों पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के द्वारा पूछी गई हैं और अलग अलग पेपर में अलग अलग ईयर में चीजें पूछने की प्रयास किया गया एग्जामिनर के द्वारा। आगे चर्चा करें दोस्त, ध्यान देंगे, अब आप जा करके चीजें आपके सामने आ रही हैं, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत जो उन्होंने प्रयोग किया था उसकी बात चर्चा कर लेते हैं। थॉर्नडाइक का जो उद्दीपन अनुक्रिया या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत है, इस पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, कराची थॉर्नडाइक की बात करें, ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, 1898 ईस्वी में अपने पीएचडी शोध प्रबंधक शीर्षक एनिमल इंटेलिजेंस में पशु व्यवहारों के अध्ययन के रूप में किया। मतलब जब वह पशु व्यवहारों के अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने 1898 ईस्वी में यह प्रयोग करते हैं, और पीएचडी के शोध में, मतलब जब वो पीएचडी कर रहे थे उसमें शोध के दौरान उन्होंने 1898 में पशु व्यवहारों के एक्टिविटी के अध्ययन पर ध्यान देते हैं। और बात किया, थॉर्नडाइक ने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की गई है, मतलब की है, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने जो बात मानी है, थॉर्नडाइक ने कहा है, उन्होंने कहने का मतलब था थॉर्नडाइक का जो सीखने की व्याख्या की, जो लर्निंग की व्याख्या की, वह व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। कहीं ना कहीं वह व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं, कहते हैं इस तरीके से हर व्यक्ति अपना व्यवहार करता है, इस तरीके से बिहेव करता है, और उसी के अनुकूल इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया है। आगे ध्यान देंगे, उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपक, जब कोई स्टिमुलस, जब कोई यस, ध्यान देंगे, जब कोई स्टिमुलस या दीपक बोल सकते हैं व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह कई अनुक्रिया करता है। मतलब जब आपके सामने, उनका कहने का मतलब था जब व्यक्ति के सामने उद्दीपक दिया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है, तो व्यक्ति कई प्रकार की अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है। करा कि इस करता है, बात किया जाए करता है, इसमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। मतलब उनका कहने का मतलब सेंस या समझिए, कहा कि अगर किसी व्यक्ति के सामने आप कोई उद्दीपक देंगे, किसी व्यक्ति के सामने क्या देंगे, कोई उद्दीपक देते हैं, तो वह कई प्रकार की अनुक्रिया करता है और किसी न किसी एक अनुक्रिया का संबंध उस उद्दीपक के साथ सटीक तौर पर जुड़ जाता है। ध्यान देंगे, अब आपको हम समझाने का प्रयास करें। इनका प्रयोग सबसे पहले इन्होंने बिल्ली पर किया, बिल्ली को एक किसमें किया, एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको चित्रात्मक रूप से दिया गया, अभी हम समझा देते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्त, यह प्रयोग था, पजल बॉक्स था, क्या था दोस्त, यह पजल बॉक्स था। स्किनर लेते हैं और बिल्ली को, भूखी बिल्ली होती है और भूखी बिल्ली को इसमें बंद कर देते हैं, इसमें भूखी बिल्ली को बंद कर देते हैं और बाहर क्या रख देते हैं, मछली रख देते हैं। क्या, मछली रख देते हैं, और मछली क्या होती है, मछली मृत होती है। क्या, मृत मछली होती है, मृत मछली होते मतलब कहीं ना कहीं मरी हुई मछली को रख देते हैं। अब जैसे ही भूखी बिल्ली होती है, वहां पर, यहाँ पर बात किया जाए, एक तरीके से खोलने के लिए, मतलब एक खटका सा लगा होता है कि मतलब उस पर अगर पैर पड़ेगा तो खुल जाएगा।
तो एक लीवर सा लगा होता है, जैसे बिल्ली देखती है मृत मछली को और भूखी होती है और बार बार क्या करती है, वह कूदने लगती है, पूरा कहीं ना कहीं, कहीं यहाँ प्रेस करी, वहां यहाँ पर, मतलब कई तरीके से कई जगह क्या कर रही है, वह अपने पैरों को कूद रही है उसी पजल बॉक्स में। और एक बार ऐसा उसका पैर जाकर उसी लीवर पर पड़ जाता है। जैसे लीवर पर पड़ता है, तुरंत बिल्ली का दरवाजा जो है, उस पजल बॉक्स का दरवाजा खुलता है और बिल्ली जाकर के मछली को खा लेती है। इस तरीके से एक दिन करते हैं थॉर्नडाइक, दूसरे दिन फिर से करते हैं, दूसरे दिन फिर से जब मछली को रखते हैं और मछली फिर भूखी होती है और फिर कटके का कई बार प्रयोग करती है, तो उसको लगता है ऐसे धीरे 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 धीरे, पहली बार तो पहले दिन वह कई कई बार अनुक्रिया की, फिर थोड़े थोड़े अनुक्रिया कम होते गए, मतलब त्रुटि और प्रयास होते गई, त्रुटि होती गई, प्रयास होता गया, और धीरे धीरे एक दिन उसके समझ में आ गया भैया कि यहीं पर इसी लीवर को अगर हम प्रेस कर देंगे तो तुरंत का तुरंत दरवाजा खुल जाएगा, और जैसे दरवाजा खुलेगा हमें क्या हो जाएगा, हमें जो भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं उसे धीरे 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 अभ्यास के तौर पर, जो प्रयास के तौर पर धीरे धीरे त्रुटियां होती गई, प्रयास करती गई बिल्ली, प्रयास करती गई, और एक दिन समझ गई कि भैया आपको ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आप चीजें प्रेस कर दोगे, यहाँ लीवर पर दबा दोगे पैर पर, पैर से, तो खुल जाएगा और मुझे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने महोदय ने कहा कि इसी प्रकार से हम सभी भी सीखते हैं। जब हमारे हमारे सामने कोई समस्या आती है, तो हम त्रुटि प्रयास करते करते उस चीज को हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं। और उन्होंने जो सिद्धांत दे दिया, एक त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं संबंधवाद का सिद्धांत, या यस और बॉन्ड की बात किया, मतलब कहीं ना कहीं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बीच उन्होंने कहा कि एक बंध बनता है और बांड जो बनता है उसी के बीच जुड़ा होता है। जब उद्दीपक दिखेगा तो अनुक्रिया होगा। क्योंकि बात किया है, इनकी आलोचना भी होती है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। तो इसको प्रयोग को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दोस्त बात करेंगे, अब हम पीछे चलते हैं तो अब समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे। करा कि यहाँ पर मैंने बताया वही चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया। जब आपके सामने कोई उद्दीपक मौजूद होता है तो आप कई प्रकार से क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हो। जब कई प्रकार की अनुक्रिया करते हो तो कहीं ना कहीं कई प्रकार की अनुक्रिया करने के बाद एक विशेष प्रकार की जो अनुक्रिया होती है वह उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है और आपका काम सफल हो जाता है। आगे बात किया जाए, उद्दीपन क्या है, स्टिमुलस क्या है, ध्यान देंगे। स्टिमुलस क्या है पहले तो यह समझिए। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, जिसे हम बोल सकते हैं ज्योति बोल सकते हैं, या अग्नि, अथवा किसी भाव को बढ़ाना। मतलब आपके सामने किसी भाव को बढ़ाना, वही उद्दीपक का काम होता है। मतलब उद्दीपक मीनिंग समझेंगे, अगर आप प्रेरक या उत्तेजना या जागृत करने की क्रिया या भाव या उकसाने या भड़काने की क्रिया को क्या कहेंगे, हम उद्दीपन कहते हैं। कहीं ना कहीं जो क्रिया करने के लिए, मतलब कि कार्य करने के लिए आपको जागृत करे, आपको प्रेरक करे, कहीं ना कहीं आपको भड़काने का काम करे, वही क्या कहलाएगा, उद्दीपक, उद्दीपन कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। बात करेंगे, अभी और दिया गया है, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ऐसा आप कह सकते हैं, जो आपके एनवायरनमेंट, जो आपके बाय एनवायरनमेंट है, उसमें होने वाले जो परिवर्तन है, जो चेंजेबल चीजें हो रही हैं, चेंज हो रही है, उसके प्रति हम क्या कर रहे हैं, जो अनुक्रिया कर रहे हैं, उससे हम क्या है, हमारा स्टिमुलस है। ऐसा थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं। आगे बात करें, थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझाने के लिए, समझने के लिए उनका बिल्ली पर क्या किया, प्रयोग किया गया। और प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया, उनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था वह बिल्ली पर प्रयोग किया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग था। थॉर्नडाइक ने इसे उद्दीपन, क्या बोला, उद्दीपन, या इसे हम बोल सकते हैं स्टिमुलस या रिस्पॉन्स सिद्धांत कहा है। इसे हम कह सकते हैं यस और बॉन्ड के थ्योरी के नाम से कह सकते हैं। कहने का प्रयास, मतलब कहीं ना कहीं आप जानते भी हैं, यस और आर के बीच जो बंध बनता है, या इसे हम बोल सकते हैं संबंधवाद का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस इतना समझ गए होंगे। दोस्त, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के नियम की हम बात कर लेते हैं। पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक की। तो सबसे पहले हमें किसके लिए क्या जरूरत है, थॉर्नडाइक महोदय कहे, जब तक उद्दीपक नहीं होगा तब तक हम कोई रिस्पॉन्स करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले इस सिद्धांत को हम समझने के लिए, सीखने के लिए हमारे सामने क्या होना चाहिए, एक उद्दीपक होना चाहिए। बिना उद्दीपक का हम कार्य करेंगे ही नहीं। तो कह रहा कि पहली आवश्यकता हमारी क्या है, वह भैया उद्दीपक की है।
आगे बात करें दूसरी आवश्यकता हमारी क्या है, अनुक्रिया की। तो सबसे पहले हमें उद्दीपक दिखेगा तो हम अनुक्रिया करना स्टार्ट कर देंगे। तीसरी अवस्था क्या है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या होगा, गहन संबंध बनना चाहिए। तो तीन चीजें होनी चाहिए ही चाहिए इस सिद्धांत को सीखने के लिए। और अगर आप इस सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं तो सबसे पहले आपके सामने उद्दीपक, फिर हमारे सामने अनुक्रिया, फिर इसके बाद उसके बीच कहीं ना कहीं बंध बनेगा। तो हम इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग चीजें करेंगे। आगे बात किया जाए, कह रहा है कि यहाँ पर प्रयोग की बात करें। प्रयोग के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रयोग पर बात की जाए, एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में, जिसे हम जानते हैं पजल बॉक्स में, बंद कर दिया और उसके सामने एक मछली जो मृत थी, उद्दीपक का काम कर रही थी, स्टिमुलस का काम कर रही थी, रख दी और मछली को देखकर उसमें उसमें प्रतिक्रिया या रिस्पांस आरंभ कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं भूखी बिल्ली जैसे पिंजड़े में बंद थी, पजल बॉक्स में बंद थी, और जैसे मृत मछली को देखी कहीं ना कहीं अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं उद्दीपक को देखा और अनुक्रिया चालू। तो पिंजड़े से बाहर आने के अनेक क्या किए, त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। मतलब कहीं ना कहीं मैंने बताया कि कई बार बिल्ली कूदना शुरू कर दी और कई गलत सही प्रयास करना स्टार्ट कर दिया, और उसमें से एक प्रयास क्या हो गया, सफल हो गया। और जैसे ही लीवर खुला तुरंत जो बिल्ली थी उसे खाने की, उसे भोजन की प्राप्ति होती है। बात किया जाए, अंततः इसका पंजा कहीं ना कहीं लीवर पर पड़ता है, लीवर पर पड़ गया, जिससे दबने से दरवाजा खुल गया। तो एक्सपेरिमेंट और आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सीखते चलें दोस्त, यही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात किया जाए तो प्रयोग तो हमने समझा ही दिया। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या होता है, संबंध स्थापित हो गया और यस और बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्त ध्यान देंगे, थॉर्नडाइक के अब हम बात करेंगे मुख्य सिद्धांत की बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, जिसे हम जानते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद, या संबंधवाद का मतलब क्यों उन्होंने कहा संबंधवाद का सिद्धांत, उन्होंने कहा जब तक यस नहीं होगा, जब तक आर्य नहीं होगा, दोनों के बीच बंध नहीं बनेगा, तब तक क्या हो सकता है, कार्य नहीं किया जा सकता है, हम सीख नहीं सकते हैं। जब हमारे सामने उद्दीपक होगा तो हम अनुक्रिया करेंगे और चीजें सीख जाएंगे। इसीलिए संबंधवाद का सिद्धांत कहा। संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, ऐसा आप जानते भी हैं। और आगे हम चलेंगे, इस संबंध को सीखना कहा जाता है, इस संबंध को जो सीखना कहा जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, संबंधवाद या संयोजनवाद, संयोजनवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो बात किया जाए, थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न या भूल की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। मतलब कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक महोदय का कहने का सेंस था, भैया जैसे बात किया जाए, जैसे आप बात करें, कोई पशु है, कोई क्या है, पशु है, उसी प्रकार से मनुष्य भी किस प्रकार से सीखता है, त्रुटि और प्रयास के माध्यम से सीखता है। लेकिन इनके सिद्धांत की आलोचना बहुत अच्छे लेवल पर की जाती है। मतलब अच्छे लेवल का मतलब है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आलोचना होती है। अभी हम समझाएंगे किस प्रकार से आलोचना की गई थी। इसीलिए इसीलिए इसे प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी क्या कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। उनके अनुसार प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में शिक्षार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है। मतलब उनके अनुसार कहा जाता है, भैया बच्चे के सामने या विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है, और समस्या जब रखी जाती है तो वह उस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार के अनुक्रिया करता है। मतलब अनेक प्रकार की रिस्पॉन्स करता है। जब बच्चे के सामने समस्या आती है तो अनेक प्रकार से अनुक्रिया करता है। और बात किया, यह सिद्धांत समस्या या समाधान विधि पर आधारित है, ऐसा मान सकते हैं। करा कि इन अनुक्रिया में सही अनुक्रिया का शिक्षार्थी द्वारा चयन कर लिया जाता है, और फिर बाद में यही सही अनुक्रिया जो कि बच्चे ने किया है, जो चूज किया है, मतलब प्रयास करते करते सही अनुक्रिया चुना है, सही अनुक्रिया उसी समस्या के साथ संबंधित हो जाती है, जिसे हम सीखना कहते हैं। मतलब उनका मानना था, भैया हम जो सीखते हैं सिर्फ त्रुटि और प्रयास के माध्यम से सीख सकते हैं। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या के प्रति हम रिस्पॉन्स करना या अनुक्रिया करना स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी अनुक्रिया होती है जिससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्दीपक से जा करके वह रिस्पॉन्स जुड़ जाता है,
और जो रिस्पॉन्स जुड़ जाता है तो उसी कहीं ना कहीं वही हमेशा के लिए उससे हम संबंध जोड़ लेते हैं, और इसीलिए उनका प्रयास था, कहने का सेंस था, जिसे हम संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, और इसी के माध्यम से हम सीखते रहते हैं। ऐसा थॉर्नडाइक महोदय का कहने का सबसे ज्यादा शीर्षक था। कह रहे कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में यही अनुक्रिया को परिभाषित करते हुए कहा कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है, मतलब सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसके द्वारा जिसके जिसके करने के बाद शिक्षार्थी को क्या होता है, पुनर्बलन मिलता है, रिफोर्समेंट मिलता है। तो उनका मतलब था दोस्त, कहा कि भैया जब सही अनुक्रिया वही वह अनुक्रिया है जिसके करने के बाद शिक्षार्थी को पुनर्बलन मिलता है। यही कारण थॉर्नडाइक की सीखने के सिद्धांत को क्या बोला जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया का या पुनर्बलन सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। ऐसा आप मान सकते हैं दोस्त, क्या बोल सकते हैं आप, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत भी कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक में जुड़ा, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत हम कह सकते हैं। ध्यान देंगे, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की कमियों की बात करते हैं। अब आलोचना कैसे इनकी की जाती है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, कैसे बात किया जाए, कहा कि यह सिद्धांत पशुओं पर, मतलब यह सिद्धांत जो था वह उन्होंने पशुओं पर अध्ययन के, क्योंकि एक पशु वैज्ञानिक थे, तो कहीं ना कहीं वह पशु पर अध्ययन करके मनुष्य पर उसको सिद्धांत को ट्रांसफर कर दिया। कहीं ना कहीं कहा भैया जैसे पशु जैसे एक्टिविटीज करते हैं, त्रुटि और प्रयास के माध्यम से सीखते हैं, वैसे कैसे सीखते हैं, मनुष्य भी सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं वह प्रयोग किया पशु पर और उस प्रयोग को मनुष्य पर भी अप्लाई कर दिए। अब बात किया जाए, यह सिद्धांत पशुओं पर किए गए प्रयोग पर क्या था, आधारित है, अर्थात यह मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकता, मतलब लागू नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं कहा भैया, कहा जा सकता है जो ये सिद्धांत था वह मनुष्य के ऊपर पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य सूझ के द्वारा भी सीखता है, मनुष्य सूझ के द्वारा सीखता है, मनुष्य कहीं ना कहीं चीजें बात किया सृजनात्मकता की तरह, मतलब एक तरीके से सीख सकता है। तो इस तरीके से बात करें सूझ की तरीके से, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपन आवश्यक है। मतलब जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं भैया हम सिर्फ उद्दीपक जरूर होगा, उद्दीपक जरूरी है हमारे सिद्धांत में सीखना, अदरवाइज हम सीख नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं इस जो स्किनर महोदय थे, स्किनर अनुक्रिया को महत्व देते थे, बाद में उद्दीपक को महत्व देते थे। बाद में इनके थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया किसने, स्किनर महोदय। और यहीं पर बात की जाए तो इनके जब सिद्धांत की थॉर्नडाइक की बात करें तो स्किनर कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं कि भैया हमारे सिद्धांत में उद्दीपक कहीं ना कहीं आवश्यक है, जब तक स्टिमुलस नहीं होगा तब तक हम कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जबकि मनुष्य बिना उद्दीपक के साथ उद्दीपक के भी क्या कर सकता है, अनुक्रिया करते हैं, ऐसा आप जानते भी हैं। जब अनुक्रिया आप उद्दीपक दिखेगा तभी आप अनुक्रिया करेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता हमें बात करें, हो सकता है बिना उद्दीपक दिखे हम अनुक्रिया करें। तो इस तरीके से भी स्किनर महोदय बताते थे, लेकिन थॉर्नडाइक कहते थे कि भैया हमारे सिद्धांत में उद्दीपक होना जरूरी है, बिना उद्दीपक की चीजें हो ही नहीं सकती हैं। कह रहे यह सिद्धांत बात करें प्रयत्न एवं भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचने की बात करता है, जबकि मनुष्य सूझ द्वारा सीधे भी सही अनुक्रिया कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जानते हैं इनके सिद्धांत, बार बार मैं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं प्रयास और भूल के आधार पर यह सिद्धांत मानता है। तो मनुष्य ऐसा बात करें उस समस्या के समाधान, जो समस्या उसके सामने उत्पन्न हुई है, उस समस्या के समाधान के लिए वह सूझ के द्वारा भी पूछ सकता है। एक सूझ उसके दिमाग में आया और उसके समाधान कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। यह सिद्धांत मनुष्य को एक जैविक मशीन और सीखने की एक यांत्रिक प्रक्रिया मानता है, जबकि मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया में बात करें बुद्धि, चिंतन, तर्क और विवेक का बड़ा हाथ होता है। मतलब कहीं ना कहीं जब बात किया जाए, अगर आप जंतु पर, आप पशु पर प्रयोग किए हो, तो पशु एक तरीके से की एक जैविक मशीन या सीखने की यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। वहीं पर मनुष्य की बात करें तो बुद्धि पाई जाती है मनुष्य में, चिंतन शक्ति पाई जाती है, तर्क करने की क्षमता पाई जाती है, विवेक पाई जाती है। इसलिए मनुष्य दूसरे तरीके से सीख भी सकता है। सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, त्रुटि और प्रयास, एक ही वही तरीका नहीं है। बात करें यह सिद्धांत प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने पर बल देता है, इसीलिए
इसमें समय अधिक लगता है। क्योंकि समय अधिक इसलिए लगेगा, जब हम प्रयत्न करते रहेंगे, प्रयत्न भूल मतलब लगातार उसमें भूलते प्रयास करते हुए चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगने ही वाला है। और इस सिद्धांत में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है दोस्त। एक इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन है आर ओ परीक्षा के लिए कंप्लीट बैच से आप सभी जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है। अगर कोई दिक्कत हो, बैच से जुड़ने से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं दोस्त। अब हम बात करेंगे जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था, इसे हम शिक्षा में कैसे एजुकेशन में उपयोग करेंगे, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हम कैसे करने वाले हैं। तो अगर बच्चों को कुछ भी सीखने से पहले उन्हें सीखने के लिए तैयार करने में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बात किया जाए करे कि भैया कहीं ना कहीं कह रहा है कि जो सीखने से पहले सीखने के लिए बच्चों को हम तैयार करने पर यह सिद्धांत उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सिद्धांत का प्रयोग मंद बुद्धि बालकों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंद बुद्धि बालकों के लिए प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने में किया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान देंगे। तो आपसे अगर पूछे मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सा प्रयोग, कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक का त्रुटि और प्रयास वाला सबसे अच्छा होगा। इस सिद्धांत का उपयोग बच्चों के द्वारा स्वयं के प्रयत्न और सीखने में किया जाता है। आगे दोस्त बात करेंगे, इस सिद्धांत के प्रयोग में छात्रों द्वारा सही अनुक्रिया करने पर उसकी क्या होती है, प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जब बच्चा कई बार जब कई बार अनुक्रिया करता रहा है, उसके सामने उद्दीपक है, तो कोई ना कोई अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और जब सही अनुक्रिया जब उद्दीपक के साथ जुड़ जाए तो बच्चों को कहीं ना कहीं हम क्या करें, कहीं ना कहीं बच्चे को हम प्रशंसा करेंगे, तो बच्चा उसके भीतर रिफोर्समेंट कहीं ना कहीं पुनर्बलित होगा और कार्य को सही तरीके से करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के नियम का सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्त बात करेंगे तो आप सभी के सामने अब बेहद इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। थॉर्नडाइक के जो 3 मुख्य नियम थे और थॉर्नडाइक के जो 5 गौर नियम है उसकी मैं व्याख्या कर लेता हूं। थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है, 3 जो मुख्य नियम है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुख्य नियम आप जानते हैं 3 थे, और जो गौर नियम सेकेंडरी लॉ है उसमें बात करें 5 थे, इसको आप जानते हैं। अब देखिए, जो पहले हम बात करेंगे 3 जो मुख्य नियम है, 3 जो मुख्य नियम है उसे हम जानते हैं अभ्यास का नियम, और बात किया जाए तत्परता का नियम, या इसे बोल सकते हैं तीसरा जो प्रभाव का नियम। यह 3 है। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय कहे कि भैया तत्पर होना चाहिए, मतलब तत्परता सबसे पहले, फिर अभ्यास, फिर प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक महोदय देते हैं। आगे बात किया जाए तो यह गौड़ नियम की बात करते हैं। गौड़ नियम में अभी हम समझाएंगे क्या होता है तत्परता का नियम, क्या होता है प्रभाव का नियम, क्या होता है अभ्यास का नियम, क्या जो 5 आपके गौड़ नियम है उसकी भी बात करूंगा। पहले आप समझिए कैसी बात करें। बहु प्रतिक्रिया का नियम की बात करें, दूसरे की बात करें अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम या गौड़ नियम है, आत्मीकरण का नियम या आंशिक क्रिया का नियम या साहचर्य, बात करें साहचर्य क्रिया का नियम। तो ये 5 जो है गौड़ नियम थे थॉर्नडाइक के, 3 मुख्य नियम थे, आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनर पूछता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें बात करें उपयोग का नियम, उपयोग का नियम या अनुप्रयोग का नियम, 2 इन्होंने दिया है। इस नियम का अर्थ है अभ्यास कुशल बनाना, बनाता है, और अनुप्रयोग का कहता है इसका अर्थ है यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, या बात किया जाए या स्मृति विस्मृति से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुख्य नियम है, 3 जो मुख्य नियम उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया तत्परता होनी जरूरी है, तत्परता होना क्या है, जरूरी है। तो तत्परता की बात क्या कहा गया है, इस नियम का अर्थ है यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर या इच्छुक होते हैं तो हम शीघ्र सीख जाते हैं। जैसे बात किया जाए, आप इस सीडीपी की क्लास में आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जब आप इच्छुक होंगे, कंटिन्यूअस मतलब निरंतरता आपकी होगी, कंटिन्यू आप क्लास में जो आपका टाइमिंग है उस टाइम के थ्रू आप आ जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रैक्टिस के माध्यम से सीखेंगे, चीजें अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज जो भी मैं बता रहा हूं, आप कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रही
तो तत्परता आप में रही, इच्छुक हैं, आप सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने थॉर्नडाइक ने कहा भैया सबसे पहले हमें तत्परता होनी जरूरी है। मतलब हम किसी चीज को अगर सीखना चाह रहे हैं तो बिना तत्परता के साथ उसे हम सीख ही नहीं सकते हैं। जब मुझ में तत्परता होगी तभी हम सीखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने थॉर्नडाइक महोदय क्या देते हैं, तत्परता का नियम। अब हम बात करते हैं अभ्यास का नियम। जब आप तत्पर हो गए, चलिए आप तत्पर हो गए, आप पर डे जो क्लास में टाइम टू टाइम आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप अब क्या जरूरत है, आपको अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास का नियम कहता है किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वह क्या हो जाता, दृढ़ या मजबूत हो जाता है। तो थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं भैया हमें सबसे पहले तो तत्परता जरूरी थी, अब तत्परता मुझ में आ गई, अब हमको करना है प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारे लिए वह हमारे दिमाग में हमारे लिए मजबूती का काम, ये दृढ़ का काम करने वाली है। अदरवाइज दिक्कतें होंगी। अदरवाइज दिक्कतें क्या हो सकती हैं, आप भूल जाएंगे, चीजें खराब हो जाएंगी। आगे बात की जाए, आप बात करें प्रभाव का नियम या संतोष का नियम, इसे हम बोल सकते हैं। करा कि इस नियम का अर्थ है हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हम सुख और संतोष मिलता है। विद्यालय में पुरस्कार तथा दंड अपनाकर सीखने क्रिया को क्या कहते हैं, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आगे ध्यान ध्यान देंगे, अब हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं भैया हम तत्परता मुझ में बनी रही, और तत्परता बनी रही तो हम अगर तत्परता रही तो इसके बाद हमको करने की जरूरत है अभ्यास। अगर हम तत्परता बनी रही, अभ्यास करते रहे, ऑटोमेटिक है चीजें प्रभाव होगी हमारे आपके ऊपर और हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक महोदय ये तीनों नियम मुख्य नियम को माने हैं। अब हम गौड़ नियम की बात कर लेते हैं। गौड़ नियम की बात करें तो आपके सामने सबसे पहले जो है वह बहुप्रतिक्रिया का नियम है। क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम है। इस नियम का अर्थ है जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हम किसी कार्य को करने के लिए विविध प्रकार की उपयोग और विधियों का क्या करते हैं, प्रयोग करके कार्य को सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। अगर दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ लेता है, एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, कह लेते हैं भैया कि जो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, जो त्रुटि और प्रयास का थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, वह सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तो जैसे ही आपसे कहा कि किस नियम पर आधारित है तो तुरंत आप कहेंगे गौड़ नियम के जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है। मतलब बात किया जाए, आप त्रुटि और प्रयास तो हम समझ रहे हैं, हम त्रुटि करते जाएंगे, प्रयास त्रुटि प्रयास होती रहेगी और हम सीख जाएंगे। उसी प्रकार से कहता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। हम कई बार जो कोई रिस्पॉन्स करेंगे, कई प्रतिक्रिया करेंगे, तो कहीं ना कहीं वह जाकर एक सटीक तरीके से वह कभी ना कभी सेट हो जाएगा और हमारा काम सफल हो जाएगा। इसीलिए बहुप्रतिक्रिया का नियम त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है और एग्जामिनर कई बार प्रश्न या पूछा हुआ है। आगे बात करेंगे, दूसरा है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। इस नियम का अर्थ है जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति है, हम उसको वैसे ही सीखते हैं। अगर हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो हमें उस कार्य को करने के लिए त्रुटि और विलंब असफलता मिलती है। तो कहीं ना कहीं कहा भैया, थॉर्नडाइक ने कहा कि अवृत्ति या मनोवृत्ति की बात करें तो कहा कि जब हम कोई कार्य करना सीखते हैं, कार्य करना स्टार्ट करते हैं, अगर हमारे दिमाग में जिस प्रकार से उस कार्य के प्रति तत्परता रहेगी, उस कार्य के प्रति जैसा हमारा सोच होगा उसी तरीके से हम सीखेंगे। अगर बात किया जाए हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उन्हें थॉर्नडाइक ने कहा किसी कार्य को हम क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को हम कर रहे हैं और किसी कार्य को कर रहे हैं जैसे हमारी मनोवृत्ति, जैसी हमारी इच्छा होगी उसी प्रकार से हम सीख जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान देंगे। वही कह रहा कि जैसा आप जिस प्रकार की, अगर आपके दिमाग में बना रहा कि हमको जल्दी से सीखना है और अच्छा सीखना है तो आप जल्दी से अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा बना रहा है यार होगा, चलिए कोई बात नहीं, टाइम लग जाए, मतलब एक तरीके से आप उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं है, आप में रुचि नहीं है, आप में मोटिवेट नहीं है उस कार्य के प्रति, तो आप टाइम से लेट टाइम से सीखेंगे, हो सकता है सीख भी ना पाए। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भैया मनोवृत्ति या अभिवृत्ति पर या डिपेंड करता है कि आप सीखेंगे कैसे।
आंशिक क्रिया का नियम की बात करें, या आंशिक नियम का क्रिया की बात, आंशिक क्रिया का नियम कहता है इस नियम के अनुसार जिस कार्य को हम करना होता है उसे हम छोटे छोटे अंशों या भागों में क्या करते हैं, कर देते हैं, जिससे कार्य शीघ्र और सरलता पूर्वक समाप्त हो जाए। जैसे जब आंशिक क्रिया का सिद्धांत कहता है मतलब कहीं ना कहीं टुकड़े में हम चीजों को तोड़ते हैं, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो टुकड़े में तोड़ करके हम धीरे धीरे उस पर काम करते हैं, और जब काम करते हैं उस पर शीघ्र धीरे धीरे जब हम काम करते जाते हैं तो हमारी सरलता से वह काम पूरा हो जाता है, जिससे आंशिक क्रिया का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है, कहता है भैया इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को प्राप्त करके आत्मसात कर लेते हैं। मतलब आपके इस नियम के अनुसार जो हमके सामने नई ज्ञान आ रही है, जो हमारी बात करें, जो आपने अभी तक थॉर्नडाइक के बारे में नहीं सीखा होगा, तो कुछ चीजें होंगी जो आपको मैं बता रहा हूं, तो उस जो नए ज्ञान आपके सामने जा रहा है, नए ज्ञान जो प्राप्त हो रहे हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, समावेशन कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपने भीतर उसको समाहित कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। जो तो नई ज्ञान है वह पुरानी ज्ञान से कहीं ना कहीं हम जोड़े लेते हैं, और पुरानी ज्ञान को महत्व दिया जाता है, क्योंकि आत्मसात में पुरानी ज्ञान से हम नई जानकारी को जोड़ते हैं। यही कारण है जब शिक्षक बालक को नई बात सिखाता है तो पहली सीखी गई बात से संबंध स्थापित कर देता है। ध्यान देंगे, जैसे बात किया थॉर्नडाइक के बारे में, जो भी आप जाने होंगे, सीखे होंगे, जितना भी जानते होंगे, जब हम कोई जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, कुछ नई जानकारी हो सकती है आपके पास जा रही हो, वह जरूर है ऐसा हो नहीं सकता कि नई जानकारी नहीं पहुंच रही होगी, कुछ ना कुछ नई जानकारी आपके पास जा ही रही होगी। तो वह नई जानकारी जो आपके पास जा रही है, वह नई जानकारी जो पुरानी जानकारी आपने थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं, कहीं ना कहीं उसी पुरानी जानकारी में ले जाकर के नई जानकारी को अटैच कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, और पुरानी जानकारी के माध्यम से तो वही कारक भैया आत्मसात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे अपने आप में आत्मसात या समावेशित कर ले रहे हैं, और जिसे आत्मीकरण का नियम कहा जाता है। साचर का नियम कहता है भैया हम जोड़ते हैं। इस नियम के अनुसार पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरे परिस्थिति में उसी प्रकार करना। मतलब साचर का नियम कहता है, जैसे बात किया जाए, कभी आपने कोई काम किया है, कोई चीजें किया है, और आपके सामने फिर से समस्या वैसी आ गई, तो कह रहे पहले कभी भी की गई जो क्रिया है उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना। मतलब जब दूसरी परिस्थिति आपके सामने आए तो उसी प्रकार से आप क्या करें, अनुक्रिया करें या कार्य करें, क्रिया करें। तो वही कहता है भैया साचर का नियम। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा थॉर्नडाइक के जो 3 मुख्य नियम थे और थॉर्नडाइक के जो 5 गौण नियम थे वह क्या कहने का प्रयास करता है। इसे आप सीखे रहें और आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, वह अपनी हिंदी की RO की प्री और मेंस के लिए हिंदी की पुस्तक आप सभी परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ RO के लिए समान अध्ययन की पुस्तक प्री मेंस के लिए आप सभी परचेज कर सकते हैं, वह चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है, दोनों तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्त अब कुछ क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होंगे। मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया, एक बार सीखिए। जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वह प्रयास किया सबसे पहले कि भैया कि जो आपके थॉर्नडाइक का नियम था, जो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत था या संबंधवाद का सिद्धांत था, जो उनका प्रयोग था, जो उनका मुख्य नियम है, जो गौण नियम है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाने का प्रयास तो हमने कर दिया। लेकिन आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं अदर एग्जाम जैसे आपके यूपी टेट हो गए, सी टेट हो गए, बात किया कि CMP टेट या रीट जैसे बिहार टेट जैसे पेपरों में पूछा गया है। तो कुछ कलेक्शन है क्वेश्चनों के और उस प्रश्नों के माध्यम से हम सीखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप बताएंगे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पॉलॉ ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, स्किनर ने किया, कोहलर ने किया। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। जी बताएंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो आप जानते हैं पॉलॉ की बात किया जाए तो पॉलॉ भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और पॉलॉ का जो सिद्धांत कहलाता है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, या आप पहले से जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। वहीं पर बात किया जाए, ध्यान देंगे, वहीं पर बात किया जाए थॉर्नडाइक की बात करें
तो यही आपका उद्दीपन क्रिया, या मतलब यस और बॉन्ड की बात करते हैं। और यस और बॉन्ड की बात करें, या इसे हम बोल सकते हैं संबंधवाद की बात करते हैं, संबंधवाद की बात करते हैं, या इसे बोल सकते हैं संयोजनवाद की बात करते हैं, संयोजनवाद की बात करते हैं। तो एक ही नाम है एग्जामिनर वाद का सिद्धांत, या एक ही नाम है और एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा। स्किनर आप जानते हैं, स्किनर की बात करें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुबंधन का प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। और इनका जो प्रयोग किया गया था, इन्होंने जो प्रयोग किया था वह किस पर किया था? चूहे पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग और कबूतर पर प्रयोग किया था। कोलर की बात करें, इनका सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जामिनर एक ही प्रश्न ऐसा नहीं है कि यही पूछ लेगा, हो सकता है इससे जुड़े हुआ जो ऑप्शन में दिख रहे हैं इन सभी से प्रश्न पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम में समाहित नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं अब आपको मैंने बताया जो 5 गौड़ के नियम है उसमें से बात करें कौन सा इसमें से समाहित नहीं, ऐसा आप जान पूछ रहा है। सादृश्यता का नियम, या बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? जी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा। अच्छा प्रश्न है और बता सकते हैं इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। दोस्त आप जानते हैं सादृश्यता का नियम होता है और बहुप्रतिक्रिया का नियम भी होता है और आंशिक क्रिया का नियम होता है, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का नियम है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का तृतीय नियम है, न्यूटन का नियम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसीलिए दोस्त क्रिया प्रतिक्रिया का कोई नियम नहीं है। और इसीलिए जो गलत है वही हमारा क्या होगा? राइट होगा, डी ऑप्शन पूरी तरीके से गलत सही होगा। प्रश्न संख्या 3 पर अधिगम प्रतिक्रिया उद्दीपन और किसके बीच संगति है? कह कि क्या पूर्व अनुभव के साथ मिलता है, या व्यवहार के साथ, या अनुक्रिया के साथ, या पशु के साथ? तो अधिगम जो की प्रक्रिया है, जो लर्निंग की प्रोसेस है, वह कैसे होती है? उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच क्या होती है? अनुक्रिया के बीच एक संगति होती है। और इसीलिए यहां पर क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा? रिस्पॉन्स आपका राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? क्या संज्ञानात्मक अधिगम दिया है, अधिगम के प्रयास और त्रुटि का नियम दिया है, संकेत का नियम दिया है, स्थान का नियम अधिगम दिया है? ध्यान देंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। प्रश्न संख्या 4 पर आप सभी पहुंच चुके हैं और बताएं इसमें से क्या राइट होगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? दोस्त तो आप जानते हैं थॉर्नडाइक का जो शीर्षक था, जो लर्निंग का कौन सा नियम था? त्रुटि और प्रयास का नियम था। और इसीलिए आपका थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया किस पर? सबसे पहले पशु पर, और वही पशु पर प्रयोग करके मनुष्य पर क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। कहा कि भैया मनुष्य भी इसी प्रकार से सीखता है जैसे पशु सीखते हैं, लेकिन इनकी आलोचना इस वजह से की जाती है क्योंकि मनुष्य में तर्क, जो बुद्धि, कल्पना, चिंतन, इस तरह चीजें पाई जाती हैं। तो इसलिए वह व्यक्ति मनुष्य दूसरे तरीके से सीख सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी इज द राइट ऑप्शन। करेंगे कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? मतलब कह रहा है भैया कौन सा इसमें से प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। करा कि साक्षरता स्थानांतरण का नियम, या अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम, या तत्परता का नियम? साक्षर वाला स्थानांतरण का जो नियम है, या थॉर्नडाइक का क्या है? या थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है? क्या है? गौड़ नियम है। मैंने आपको बताया जो एक परिस्थिति में आपने कहीं सीखी है और दूसरे परिस्थिति में उसी अप्लाई कर दें, और उसी समान परिस्थिति मतलब उसी तरीके से कंडीशन आए और उसी को अप्लाई कर दें और लागू कर दें, उस तरीके से सीखें, तो साहचर्य का सिद्धांत, साहचर्य स्थानांतरण का सिद्धांत कहलाता है। और यह है गौड़ नियम। कौन सा नहीं है? राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्त आपका क्या होगा? वह ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर हम चलेंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। ध्यान देंगे, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताया है? क्या तत्परता का नियम बताया है, या प्रभाव का नियम बताया है, या अभ्यास का नियम, या उपयुक्त सभी? अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और इसमें से बताएं कौन सा इसमें से राइट होगा। क्या भैया जो
थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है जो पुरस्कार और दंड के महत्व को बताया है? वह भैया प्रभाव का नियम बताया, क्योंकि आपको सबसे पहले तत्परता की जरूरत है। और बात की जाए इसके बाद आपको अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो आप ध्यान देंगे, अगर आप में तत्परता रही, अभ्यास अच्छे से करते रहे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। आपने तत्परता सही से नहीं रही, अभ्यास सही से नहीं किए तो दंड मिलेगा। तो वही कह रहा है कि जो पुरस्कार और दंड को कौन सा नियम महत्व देता है, मतलब महत्व को बताया गया है, वह प्रभाव के नियम को बताया गया है। राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, पूरी तरीके से राइट है। सीख गए होंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब आपके ऊपर तत्परता, आप किसी चीज को सीखने के लिए इच्छुक हैं, रुचि है, आप में मोटिवेट हैं, तो आप अभ्यास करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, प्रभाव होगा। अगर आपके भीतर रुचि, इच्छुक नहीं है और अभ्यास नहीं किए तो आपको दंड मिलेगा। इस तरीके से आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 पर, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? थॉर्नडाइक ने सीखा कहा, या स्किनर ने कहा, पॉलो ने कहा, या कर्ट लेविन ने कहा? दोस्त आप जानते हैं कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है वह क्षेत्रवाद का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद का सिद्धांत कहलाता है। और क्षेत्रवाद की सिद्धांत की बात करें तो शुरुआत में जो कर्ट लेविन थे, कर्ट लेविन किससे जुड़े थे? गेस्टार्टवाद से जुड़े थे। किससे? गेस्टार्टवाद से जुड़े थे। बाद में इन्होंने एक क्षेत्रवाद सिद्धांत से जुड़ जाते हैं, क्षेत्रवाद के जनक बोले जाते हैं। पॉलो आप जानते हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और यहीं पर बात की जाए तो अब मैंने आपको बताया, जब आप सीखने के लिए तत्परता होती है, आप सीखने के लिए इच्छुक होते हैं तो आप अच्छे से सीख जाते हैं। या थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 8 पर। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है क्या भैया? तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, या मानसिक तत्परता के नियम का? ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का क्या करा, एहसास करा रहा है तो वह उपयोग कर रहा है। ध्यान देंगे, जब आप में सबसे पहले तत्परता जरूरी है, फिर अभ्यास करेंगे, जब प्रभाव तभी तो पड़ेगा, इफेक्ट तभी तो, प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप सफल होंगे। अगर सफलता का क्या एहसास करा रहा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव को क्या करा, प्रभाव को बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं बात किया जाए, वह बच्चा, वह टीचर, वह अध्यापक किसको बढ़ा रहा है? वह टीचर बात करे, वह टीचर की बात करे, कहीं ना कहीं वह टीचर सफलता को अगर बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रभाव को, इफेक्ट बढ़ा रहा है। और पूरी तरीके से क्या राइट होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर चलेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलेंगे 9 पर। करा कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी में टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रख करके अलमारी की तरफ जा करके कोट को खूंटी में टांग देती है। यह उदाहरण किसका कहलाता है? श्रृंखलागत अधिगम है, या उद्दीपन क्रिया है, या फिर प्रत्यय अधिगम है, या इनमें से सभी है? दोस्त अच्छा प्रश्न है। और बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा? जी बताएं इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो कह रहा है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की फर्श पर क्या करती है? कोट को फेंकने की आदत डाल लेती है। तो कहीं ना कहीं वह त्रुटि और प्रयास के माध्यम से कहीं ना फेंक रही है और कर रही कि उसकी माँ क्या कहती है? बाहर जाओ और फिर कोट को ले आओ, खूंटी में टांगो। तो कहीं ना कहीं कह रही है प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीख रही। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा वह उद्दीपन क्रिया की बात कर रही है। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट होगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर चल रही है। प्रश्न संख्या 10 पर है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास का, या तत्परता का, या खेल का, प्रभाव का? तो दोस्त आप सीखने का जो मुख्य नियम है, मुख्य नियम में मैंने आपको बताया कि तीन क्या है, तीन मुख्य नियम है। तीन कितने हैं? तीन मुख्य नियम है। तो पूरी तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट ऑप्शन है, कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन। क्योंकि हमसे जो पूछ रहा है तो नहीं कौन सा है? वह खेल का नियम कोई नहीं थॉर्नडाइक महोदय दिए थे। प्रश्न संख्या 11 पर चलेंगे। 11 की बात करें, प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। कि प्रयास एवं व त्रुटि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, या वाद विवाद? का प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये अच्छा प्रश्न है। और बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा? प्रयास और त्रुटि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है?
तो प्रयास और त्रुटि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य होना जरूरी है। भाई लक्ष्य जब आपके सामने दिखेगा तभी उसी के प्रति आप क्या करेंगे, उसी के प्रति प्रयास करते जाएंगे, त्रुटि होती जाएगी, प्रयास करते जाएंगे, त्रुटि होती जाएगी, और कभी ना कभी उस लक्ष्य के प्रति आप पहुंच जाएंगे। राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर बात करेंगे सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। कोलर है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है। तो सीखने के प्रभाव भूल के सिद्धांत की बात करें तो आप जानते हैं प्रयास और भूल के सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने महोदय ने दिया। कोलर की बात करें तो वह सूझ का सिद्धांत देते हैं, वहीं पर पावलोव देते हैं जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर करा सीखने के नियम प्रतिपादक किसने किया, फ्रायड ने किया, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। ध्यान देंगे इसमें से कौन सा राइट होगा, अच्छा प्रश्न है। तो दोस्त बात करें फ्रायड की बात करें मनोविश्लेषणवाद के जनक बोले जाते हैं। स्किनर तो पता ही है आपको, क्रिया प्रसूत जिसने ने चूहे पर प्रयोग किया था। और सीखने के जो नियम दिए हैं, 3 मुख्य नियम, बात करें 5 गौड़ नियम, किसने, थॉर्नडाइक महोदय। और राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 14 पर करा अधिगम में करा कि अधिगम में के प्रभाव का नियम किसने दिया, करा पावलोव ने दिया, स्किनर ने दिया, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने। तो भैया आप जानते हैं जो प्रभाव का नियम दिया था वह थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। और थॉर्नडाइक ने 3 जो है मुख्य नियम माने थे, उसी में से एक प्रभाव का नियम था। जब आपके बीच तत्परता रहेगी, इच्छुक रहेंगे सीखने के लिए, तो अभ्यास करते रहेंगे तो प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ेगा। और जो प्रभाव का नियम है वह पुरस्कार और दंड पर आधारित है। राइट ऑप्शन आपका दंड और प्रभाव किस पर आधारित है, वह प्रभाव के नियम पर है। और राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर पर करा अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, क्या पावलोव ने, हेगार्टी महोदय, थॉर्नडाइक ने, या हल ने। हल की बात करें तो प्रबलन का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक आपका राइट होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। जो प्रयास और भूल का सिद्धांत आप जानते हैं थॉर्नडाइक ने दिया था, इस बात को आप सीख गए होंगे दोस्त। आप सभी के सामने हम आज की क्लास में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किए। थॉर्नडाइक जो बात करें एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिका के निवासी थे। शुरुआत में एक पशु वैज्ञानिक थे, बाद में ये मनोवैज्ञानिक बनते हैं। और मनोवैज्ञानिक के बाद इन्होंने बहुत अच्छे से साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बोले गए। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा, जिसमें से बात करें आपने देखा कि अधिगम के 3 मुख्य नियम बताए, और बात की जाए 5 गौड़ के नियम बताए। इनका जो त्रुटि और प्रयास का नियम था ये तो आप जानते ही हैं, उनका आलोचना भी की जाती है। कुछ मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, तो सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए एक व्याख्यात्मक तरीके से हम समझाने का प्रयास करने की कोशिश किए दोस्त। आप सभी सीखे होंगे। जब क्लास एक बार एंड हो जाए तो आप सभी एक बार पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह के आपको कैसा लगा सेशन, जरूर बताएं। और आपको बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश मेरी जारी है, और हम अच्छे से समझाएंगे भी और सिखाएंगे भी दोस्त। आप सभी कंटिन्यूअस एक एक निरंतरता के साथ क्लास में प्रेजेंट रहें, उपस्थित रहें, क्लास को अच्छे से शेयर करें, सीखें, समझें, जो ना आ रहे उसे नोट भी करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।